गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आज आपको केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक क्लियर कराऊंगा जिसका नाम है आयोनिक बॉन्ड या आयनिक बंध। आयनिक बंध को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। सबसे पहला यहाँ पर डेफिनेशन हम अगर देखें आयनिक बंध किसे कहेंगे, तो आयनिक बंध की डेफिनेशन मैंने लिखी, परिभाषा लिखी है, धनायनों और ऋणायनों के बीच उपस्थित जो आकर्षण बल है उसे आप कहेंगे आयनिक बंध। धनायनों और ऋणायनों के बीच उपस्थित आकर्षण बल, इसका क्या मतलब? देखिए यहाँ पर सोडियम आपको मालूम है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसके ऊपर आता है कैटायन, और क्लोरीन एटम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ग्रहण करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनायन में, ऋणायन में। तो अब यहाँ पर आप देखिए धनायन भी दिखाई दे रहा है आपको, ऋणायन भी दिखाई दे। धनायन और ऋणायनों के बीच उपस्थित जो आकर्षण बल है ये आकर्षण बल है। इस आकर्षण बल को आप बोलेंगे आयोनिक बंध। आयोनिक बंध को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स कैटायंस एंड एनायंस टुगेदर इज कॉल्ड एन आयोनिक बॉन्ड। अब डेफिनेशन क्लियर है आपको। धनायनों और ऋणायनों के बीच में जो अपोजिट आयन्स हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होगा, उसी को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। अब आगे देखिए, धनायन ऋणायन के बीच अगर ये आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो हम दूसरों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बने बंध को आयनिक बंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने बंध को आयनिक बंध कहते हैं। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और क्लोरीन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों का जब आदान प्रदान होता है, अब यहाँ पर ये क्लियर रखना, हमें शेयरिंग नहीं हो रही, साझेदारी नहीं हो रही। यहाँ पर एक एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है, और दूसरा एटम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये एनायन में। तो कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको आप कहेंगे आयनिक बंध। डेफिनेशन क्लियर, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कई जगह जब होगा तो सहसंयोजी या कोवेलेंट बॉन्ड भी बन जाता है। सपोज करिए H पर प्लस रहता है और Cl पर माइनस रहता है, लेकिन इस बॉन्ड को आप क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध बन गए। तो अभी हमने क्या बोला था, कैटायन और एनायन के बीच, तो ये डेफिनेशन गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाई इसकी। आयनिक बंध कब बनेगा, कैसे बनेगा, इसके लिए सबसे अच्छा एक उदाहरण इसका क्या है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। आप सब जानते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11,281 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17,287। अब यहाँ पर आप देखिए ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सोडियम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसको हम बोलेंगे कैटायन, और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए आपने इसको बोलते हैं एनायन। अपोजिट आयन, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने बंध को हमने क्या बोला, आयनिक बंध। लेकिन आयनिक बंध की कंडीशन क्या है, कंडीशन में आज आपको क्लियर कराऊंगा। तो कंडीशन देखिए आप, सबसे पहली कंडीशन कब बनता है, इसकी शर्त क्या है, हमें शर्त क्लियर करना है, आयनिक बंध कहाँ बनेगा। तो पहली शर्त आपको याद रखना है, धनायन व ऋणायन एक को होना चाहिए कैटायन और दूसरा। तो इसको कैसे क्लियर करें हम, आप तो सीधे सीधे याद रखिए, धातु प्लस अधातु, धातु प्लस अधातु आपको क्लियर है। एक एटम को क्या होना चाहिए, मेटल या धातु, और दूसरे को होना चाहिए अधातु, नॉन मेटल। ये डेफिनेशन
कंडीशन आपको अगर याद हो जाती है, अब यहीं से ये दोनों एक ही है, धातु और अधातु के बीच बने बंध को कौन सा बंध कहेंगे? आयनिक बंध। एक एटम क्या होना चाहिए? मेटल, और दूसरा क्या होना चाहिए? नॉन मेटल। अब ये क्लियर रहेगा आपको, जब मेटल है तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? धनावेश होगा, और नॉन मेटल पर हमेशा कौन सा चार्ज रहता है? ऋण आयन। तो धातु और अधातु के बीच बने बंध को आप क्या बोल देंगे? आयनिक बंध। ये याद रखने का तरीका है इसका। शर्त और देखें अगर आप इसकी, तो पहला वाला ये पहला परमाणु है उसका आकार बड़ा होना चाहिए और दूसरा परमाणु है उसका आकार छोटा होना चाहिए। ये दूसरी शर्त है इसकी। पहली शर्त सबसे अच्छी आपको क्या याद रखना? एक धातु होना चाहिए और दूसरा अधातु। लेकिन दूसरी शर्त में आपको क्या बता रहा हूँ? पहले परमाणु का आकार बड़ा होना चाहिए और दूसरे का परमाणु आकार छोटा। इससे भी आप कर सकते हैं चेक। सेकेंड के बाद एक थर्ड कंडीशन और देखिए, आयनन ऊर्जा, जो पहला परमाणु है उसकी आयनन ऊर्जा कैसी होना चाहिए? बहुत कम, निम्न होना चाहिए आयनन ऊर्जा। और दूसरा जो परमाणु है उसकी आयनन ऊर्जा कैसी होना चाहिए? उच्च। लेकिन ये फिर हम डीपली जा रहे हैं, इसलिए आपको ट्रिक अगर याद रखना तो ये ट्रिक याद रखना, केटायन और एनायन। केटायन एनायन क्यों बोल रहा हूँ मैं? धातु और अधातु के बीच में जो बंध बनेगा उसका नाम है आयनिक बंध। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आयनिक बंध की आइडेंटिफाई कैसे करें, पहचान कैसे करें? तो एक होना चाहिए हमारा धातु और दूसरा, अच्छा ये हमें पता धातु है तो धातु पर कौन सा आवेश होता है? हमेशा धन आवेश। ऐसे याद रख लेना कि धातु हमेशा क्या करती है? मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, तो जो डोनेट करने पर कौन सा चार्ज आएगा? केटायन या धन आयन। और अधातु हमेशा क्या करती है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, जो गेन करेगा उसको अपन बोलेंगे नॉन मेटल, अधातु। तो धातु और अधातु के बीच बने बंध को क्या बोलेंगे? आयनिक बंध। अब और आसान तरीका देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें। एग्जाम्पल हम कैसे याद रखें? उदाहरण, किस में आयनिक बंध है और किस में सहसंयोजी है, किस में उप। तो अभी हम सिर्फ आयनिक बंध की बात करें। इसका सबसे आसान उदाहरण मैंने आपको बताया NaCl, KCl, क्योंकि सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। ऐसे पोटेशियम धातु है, क्लोरीन अधातु है। और इसकी ट्रिक हम बना सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इसी के आगे आप देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। ये फेमस एग्जाम्पल लिख लिए मैंने यहाँ पर। टोटल आपको कितने एटम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? तो आप देखेंगे 10। अब इधर क्या लगाना आपको? फोन लगाना। फोन इंग्लिश वाला फोन नहीं, अपना केमिस्ट्री का फोन, फोन लगाना। और फोन भी किस किस को लगाना? हर किसी को नहीं लगाना है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब ट्रिक कैसे बन रही है यहाँ पर? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये सब क्या है? मेटल्स। और ये क्या है? नॉन मेटल। तो अगर ये 10 एलिमेंट, इन पांचों में से किसी के घर भी अगर फोन लगाएंगे, मीन्स सोडियम किससे जुड़ा है? यहाँ ब्रोमीन से। कौन सा कंपाउंड प्रिपेयर हुआ? आयोनिक कंपाउंड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड। अब आप बना के देख सकते हो। ट्रिक याद रखना, ये क्या है? मेटल। और मेटल है तो ये क्या होगा? सबके सब केटायन, और इन पर कौन सा चार्ज होगा? एनायन। तो ट्रिक हमें क्लियर है। कितने सारे एग्जाम्पल बन गए? कोई सा भी इधर का एलिमेंट किसी से भी अटैच हो सकता, मतलब 10, 5 जा 50 एग्जाम्पल आपके सामने हैं यहाँ पर। आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्लियर है, कंडीशन क्लियर है और एग्जाम्पल क्लियर है। डेफिनेशन में आपसे बार बार बोल रहा हूँ, अपोजिट
दो विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच में जो आकर्षण बल होगा उसी को आप बोलेंगे आयनिक बंध। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बने बंध को आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध का सबसे अच्छा उदाहरण, बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, सोडियम क्लोराइड। फिर इसके आगे आप देखिए, कंडीशन हमने बताई थी आपको। कंडीशन में सिर्फ एक कंडीशन याद रखना आपको, आयनिक बंध बनने के लिए पहली शर्त है एक परमाणु को धातु होना चाहिए और दूसरे को अधातु होना चाहिए। हम कैसे पहचाने कौन धातु है और कौन अधातु है, तो ये इसका सबसे अच्छा तरीका, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है वो धातु होती है और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, गेन करती है, वो अधातु होती है। तो मेटल नॉन मेटल हमें क्लियर रहेगी। इसके अलावा भी मैंने आपको जो फेमस एग्जाम्पल है 90% इसी में से एग्जाम्पल बनते हैं जो मैंने बताया। यहाँ पर हम देखें Ag या फिर Na-NO3। अब Na-NO3 है तो भी आप समझ जाएंगे Na क्या है, मेटल है सोडियम, और NO3 ये नॉन मेटल है। तो इनके बीच भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड। अब मेटल यहाँ कुछ भी हो सकती है, जैसे ये तो फेमस है, इसके अलावा भी मैं अगर एक दो और बताऊँ आपको, सपोज करिए सिल्वर, अल्मुनियम, कहीं पर लिखा है AgNO3, तो Ag से आपको मालूम है Ag क्या है, सिल्वर, मेटल है, ये धातु है, और ये नॉन मेटल है, अधातु है। तो ये जो बंध दिखाई दे रहा है आपको, इस बंध का नाम भी क्या है, आयनिक बंध। तो आयनिक बंध के एग्जाम्पल क्लियर हो गए आपको, एक धातु और दूसरा अधातु। इसी के आगे ये ट्रिक हमें याद रखना है, ये पूरे 10 एलिमेंट फोन लगाएंगे, और फोन में किसको लगाएंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब आयनिक बंध की कंडीशन देखने के बाद, एग्जाम्पल देखने के बाद, मैं आपको इसके कैरेक्टर बताऊंगा, प्रॉपर्टी बताऊंगा इसकी। आयनिक बंध के लक्षण देखेंगे हम। प्रॉपर्टीज अगर आप देखिए तो सबसे पहला देखना, आयनिक बंध, इनके गलनांक, क्वथनांक, उच्च होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे इनके, हाई होते हैं। गलनांक, क्वथनांक उच्च होते हैं। दूसरा अगर आप देखें तो याद रखिए, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, इंसुलेटर, किंतु पिघली अवस्था में, पिघली अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये कैरेक्टर याद रखना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे लिखे मैंने, हाई लिख दिया यहाँ पर। सेकंड कैरेक्टर क्या लिखा, ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मेल्ट स्टेट और एक्वस स्टेट। ठोस अवस्था में इनमें करंट नहीं लगता, विद्युत के कुचालक होंगे, और पिघली अवस्था में होते हैं विद्युत के सुचालक। तीसरा कैरेक्टर अगर आप इसमें देखें, ध्रुवी विलायकों में घुलनशील होते, कंप्लीटली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ध्रुवी विलायकों में कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। इसके लिए हमें ये याद रखना है, समान को घोलता है। समान को घोलता है, ये चीज़ आपको क्लियर रखना है। अब समान को घोलता है, आयनिक यौगिक जितने भी हैं ध्रुवी प्रकृति के होते हैं, पोलर नेचर, और वाटर है वो भी कैसा होता है, ध्रुवी पोलर नेचर। तो यहाँ पर आप देखिए
लाइक डिसॉल्व लाइक NaCl, इसको हम बोलेंगे पोलार या ध्रुवी। HOH प्लस माइनस, ये भी क्या हो गया ध्रुवी और ये भी क्या होगा ध्रुवी, तो समान समान को बोलता है। थर्ड कैरेक्टर क्या हुआ, ध्रुवी जितने भी आयनिक यौगिक है सब ध्रुवी विलायकों में घुलनशील होंगे, मतलब सीधी भाषा में बात करें जल में घुल जाएंगे। और अध्रुवी विलायक जैसे तेल है, घी है, इनमें ये अघुलनशील होंगे। अगली बात हम देखें, जितने भी आयनिक यौगिक हैं सभी आयनिक बंध जो होता है नॉन डायरेक्शनल होता है, आदिशात्मक बंध कहते हैं, इसमें कोई दिशा नहीं होती। सपोज करिए सोडियम आयन है और यहाँ पर क्लोरीन किधर से भी अटैच हो जाएगा, तो आयनिक यौगिक का एक कैरेक्टर हमको यहाँ पर और मिला, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, आदिशात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। आयनिक यौगिक आदिशात्मक होते हैं, आदिशात्मक होते हैं। इसी में आप आगे देखिए, इनकी जब रिएक्शंस होती है ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में क्रिया नहीं करते, किंतु पिघली अवस्था में क्रिया कर लेते हैं। जितने भी आयनिक यौगिक हैं वो ठोस अवस्था में क्रिया नहीं करेंगे, किंतु पिघली अवस्था में आसानी से ये क्रिया कर लेते हैं। ये पांचों कैरेक्टर हमें तैयार रखना है। अब कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन सा बॉन्ड होगा, ये आपको अगर क्लियर करना है तो मैंने अभी आपसे बोला सोडियम ये कैटायन मीन्स ये धातु है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये नॉन मेटल है। तो हमें इतना क्लियर है कि कैटायन और एनायन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन गेन, तो हमें इतना क्लियर हो गया कि Na और O के बीच में जो बॉन्ड होगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा। अब O और H ये फिर अलग नेक्स्ट टॉपिक में मैं क्लियर करूँगा आपको, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी नॉन मेटल है, ये अपन अभी नहीं देख रहे हैं। दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम आप सबको मालूम है, कैटायन ऑक्सीजन एनायन, हम जल्दी से क्या बोल देंगे, ये कौन सा बॉन्ड बना, आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड क्लियर करने के लिए आपको मैं 2 मिनट में फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। आयनिक बंध किसे कहेंगे, धनायनों और ऋणायनों के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसको बोलते हैं आयनिक बंध, या फिर इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसको भी हम बोलते हैं आयनिक बंध। आयनिक बंध या आयनिक बॉन्ड का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो अभी बार बार मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ, ये कैटायन है और ये एनायन, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ अपोजिट आयंस, इसका नाम हमने क्या रख दिया, आयोनिक बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बंध बना इसलिए इसका नाम रखा हमने आयोनिक बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर। फिर इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है और कौन गेन करेगा, इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया। इसकी कंडीशन याद रखना, शर्त याद रखना, एक परमाणु को धातु होना चाहिए और दूसरे को अधातु होना चाहिए। धातु और अधातु के बीच में जो बंध बनता है उसका नाम है आयनिक बंध। सबसे अच्छी शर्त है, ये कभी फेल नहीं होगी, एक होना चाहिए धातु और दूसरा होना चाहिए अधातु। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही है आयोनिक बॉन्ड। फिर
इसके कुछ मैंने एग्जाम्पल याद रखने की ट्रिक बताई आपको कि लिथियम सोडियम वगैरह, ये किसको फोन लगाएं, फोन AFON, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये मेटल्स थे इस साइड के और इधर वाले नॉन मेटल, और बनेगा बॉन्ड, उसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। कैरेक्टर हमने देखा, तो कैरेक्टर देखने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका अपने हाथ में क्या रख लिया हमने, सॉल्ट रख लो, नमक रख लो, NaCl। अब नमक हाथ में रख लिया, आपको इसका कैरेक्टर बताना। नमक सबके घर में नमक होता, पहला आपको सबको मालूम, गलनांक क्वथनांक पूछोगे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे इसके, क्योंकि सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस। सेकेंड मैंने आपको बताया, ठोस अवस्था में ये क्या होगा, विद्युत का कुचालक, और पिघली अवस्था में होगा विद्युत का स्वीकलक। इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मेल्ट स्टेट। ठोस अवस्था में कुचालक क्यों होगा, आपको मालूम है, ठोस पत्थर जैसा रहेगा, आयन नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे इसको आपने पानी में घोला, वाटर में डिज़ोल्व किया आपने, तो इसके आयन सेपरेट हो जाएंगे, और आयोनिक फॉर्म में आने के बाद इसमें करंट सप्लाई होगी। तो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होंगे जितने भी आयनिक यौगिक, और पिघली अवस्था में क्या होंगे, विद्युत के सुचालक। तीसरा, ये मैंने आपसे बताया ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ये ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होंगे और अध्रुवीय में अघुलनशील होंगे। ध्रुवीय विलायक का बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर, जल में नमक घुल जाता है। रीज़न ये है, नमक भी ध्रुवीय है और पानी भी ध्रुवीय है। लाइक डिज़ोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। जब समान समान को घोलेगा मतलब नमक भी कैसा होगा, ध्रुवीय। कैसे ध्रुवीय, क्योंकि नमक पर दो आवेश दिख रहा है आपको, अपोजिट है, कैटायन भी है सोडियम पर और Cl पर एनायन है। इसी तरह वाटर HOH, H प्लस और OH माइनस, वो भी ध्रुवीय नेचर का है और ये भी ध्रुवीय, तो दोनों आपस में 100% डिसॉल्व हो जाएंगे। अब अगर मैं नमक को तेल में घोलूँ, सोया ऑयल में घोलूँ, तो नहीं घुलेगा, क्योंकि नमक क्या है, पोलार नेचर, ध्रुवीय प्रकृति, और तेल है अध्रुवीय, नॉन पोलार, तो फिर ये दोनों आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट हम देखें, आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, अदिशात्मक होते हैं, कोई दिशा नहीं होती इनमें, जितने भी आयोनिक यौगिक। और इसके अलावा मैंने बताया रिएक्शन कौन किस कंडीशन में रिएक्शन करते हैं, किस परिस्थिति में क्रिया करेंगे, तो याद रखना ठोस अवस्था में कभी क्रिया नहीं करेंगे। ये क्रिया किस अवस्था में करते हैं, तो आपको याद रखना है क्रिया करेंगे सिर्फ गलित अवस्था में, ठोस अवस्था में इनका कोई सी रिएक्शन आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, एक बात और याद रखना, ये हमेशा लेटिस जालक के रूप में पाए जाते हैं। एक परमाणु है या एक NaCl 1 मोल, कोई अस्तित्व नहीं है इसका। याद रखना, ये हमेशा किस फॉर्म में पाए जाएंगे, तो ये आपको अच्छी तरह दिमाग में बैठा लेना कि ये आयनिक यौगिक हमेशा लेटिस के रूप में पाए जाते हैं और एकल अणु के रूप में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। फिर इतना लिखने के बाद दो शब्द और आएगा यहाँ पर, एक आता है विलायकन ऊर्जा, सॉल्वेशन एनर्जी। तो सॉल्वेशन एनर्जी क्या है, सॉल्वेशन एनर्जी को मैं यही क्लियर करा दूँ, जब नमक को आप पानी में घोलते हैं तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ब्रेक होने लगता है। जब NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो अपोजिट चार्ज होने से क्या होगा, ये जो NaCl के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ब्रेक हो जाएगा। इसमें जो एनर्जी खर्च हो रही है उसका नाम है सॉल्वेशन एनर्जी, विलायकन ऊर्जा। और एक होती है लेटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा क्या है, Na और Cl ये दोनों जब पास में आएंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये बन गया NaCl कंपाउंड। तो एक मोल बनने में जितना एनर्जी इमिट होती, उत्सर्जित होगी, नमक के बनने, एक मोल बनने में जितनी ऊर्जा बाहर निकलेगी, उत्सर्जित होगी, उसको हम बोलेंगे जालक ऊर्जा। ये दो शब्द और हमें दिमाग में बैठाना है, एक तो लेटिस एनर्जी जालक ऊर्जा और एक सॉल्वेशन एनर्जी।
ये आयोनिक बॉन्ड यहाँ पर क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं इसी तरह से आपके लिए छोटे छोटे 5-5 मिनट के 5-5 10-10 मिनट के छोटे छोटे वीडियो तैयार करूँगा। बॉन्ड आप सबको मालूम है कोवेलेंट है, कोऑर्डिनेट है। अगले वीडियो में हम आपको कोवेलेंट बॉन्ड बताएंगे। थैंक यू।